हेलो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सारणी डिटर्मिनेंट्स। दोस्तों, अगर आज तक आपको सारणी से डर लगता था तो अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सारणी का क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप समझते हैं तो दोस्तों, अगर आपको सारणी समझना है और क्वेश्चन लगाने हैं तो आपको हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा आप स्किप करके देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, सारणिक डिटर्मिनेंट्स, सारणिक दोस्तों जो होता है उसको अगर हम एक व्यंजक लें, उदाहरण के तौर पर देखें तो सारणिक कैसे किसे कहते हैं किसी व्यंजक को व्यक्त करने में। तो मान लीजिए, माना कोई व्यंजक दिया हुआ है a1 a2 माइनस a2 b1 को अगर हम प्रत्येक भाषा में लिखे सारणी में, तो आव्यूह को ऐसे देखते रहे होंगे आप लोग, आव्यूह में देखेंगे तो ऐसे मुड़ा हुआ होता था और इसमें मुड़ा हुआ नहीं है, यानी ये सीधा होता है सारणी। इस सारणी को इसी तरह से दर्शाते हैं, सीधी लाइन में दोनों तरफ, तो इस तरह से दर्शाते हैं सारणी को। तो दोस्तों, हमने कहा था आपसे कि हम जब सारणी का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, हमने जो पिछला वीडियो बनाया अभी अपलोड किया हाल ही में, तो उसमें हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराया एनसीईआरटी के। मैंने कहा बेसिक वीडियो हम डालेंगे, तो हम बेसिक वीडियो का आपको देने के लिए इस वीडियो को बनाए हैं, जिससे आप बेसिक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। आप इसको नोट भी कर सकते हैं बुक पे, अपना क्वेश्चन प्रिपरेशन करने के लिए आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में ये बहुत सहायक होगा। हालांकि आप इसको समझिए, और मैं तो यही कहूँगा कि आप भी बुक लेकर के, कापी लेकर के, पेन बैठें, ताकि केवल वीडियो आप केवल देखेंगे तो भूल भी सकते हैं। तो ठीक है, आइए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस तरह से सारणी को निरूपित किया जाता है, जिसे सारणी कहते हैं। यानी a1 b2 माइनस a2 b1 को अगर प्रत्येक भाषा में करें तो इस तरह से हम इसको निरूपित करते हैं, जिसे सारणी कहते हैं। ठीक, अभी आगे हम इसकी परिभाषा, डिफिनेशन सारणी की देखेंगे। हालांकि हमने एग्जाम्पल तौर पर इस यहाँ पर समझा दिया सारणी को कि अगर कोई व्यंजक दिया है तो उसको इसी तरह व्यक्त करते हैं। तो आइए इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या होता है। दिए गए सारणी में दो पंक्तियां और दो स्तंभ हैं, इसे द्वितीय कोटि या द्वितीय क्रम का सारणी कहते हैं। यानी इसमें दो हैं, यानी दो क्या है, स्तंभ है और दो पंक्तियां हैं, यानी दो कॉलम है, दो रो हैं, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ठीक, तो वही इसमें कहा गया है, पॉइंट में दिखाया गया है। यानी सारणी में दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं, और ये द्वितीय कोटि का है, यानी टू ऑर्डर का है। तो ये जो होगा सेकंड ऑर्डर का हो गया, यानी द्वितीय क्रम का है। क्या है, ये आव्यूह नहीं है, ये मैट्रिक्स है। तो आइए दूसरी पॉइंट को देखते हैं, जिसमें a1 a2 b1 b2 ये सभी क्या है, सारणी के अवयव हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो आइए तीसरी पॉइंट को देखते हैं। तो जो इसमें तीसरी पॉइंट दिया है मेरे भाई, वो है a1 b2 तथा a2 b1, जो क्या है, उक्त सारणी के पद कहलाते हैं। यानी ये जो पद हैं टर्म्स कहलाते हैं, a1 b2 तथा a2 b1। यानी जो हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो वही इसके टर्म कहलाते हैं। ठीक, उक्त सारणी के। और इसके आगे की जो पंक्ति है, इसके आगे की पंक्ति यानी पॉइंट, सॉरी पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको पॉइंट बोलते हैं। इसके आगे का जो पॉइंट हमने लिखा है, तो इस पॉइंट को हम जानने की कोशिश करेंगे। ये है व्यंजक, यानी a1 b2 माइनस a2 b1 को उक्त सारणिक अथवा मान यानी वैल्यू कहते हैं। मतलब इसका वैल्यू कहते हैं, यानी जो हमारा व्यंजक रहेगा उसको सॉल्व इस तरह से जब हम कर लेंगे तो उसका क्या निकल आएगा, प्रसार करने पर मान निकल कर आएगा, उक्त सारणी का मान अथवा प्रसार कहते हैं। यानी मान लीजिए एक व्यंजक था, इसको हमने सारणिक रूप में इस तरह से लिखा, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे
तो A1 का A2 में मल्टीप्लाई होके माइनस सिंबल बीच में लग जाएगा और A2 B1 हो जाएगा, यानी इसकी गुणा इसमें हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो आप घटाने के बाद तो यही इसका प्रसार कहलाता है, यानी जो ये सारणी बना इसी का प्रसार कहलाता है। यानी तो ये हो गया आपका वैल्यू, इसको वैल्यू कहते हैं, मान भी कह सकते हैं आप, प्रसार भी कह सकते हैं, विस्तार भी कह सकते हैं, ठीक, उस सारणी का। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अगली पॉइंट क्या है अपनी, उक्त सारणिक में उस रेखा को जिसके अनुदिश अवयव A1 एवं B2 स्थित हैं मुख्य विकर्ण कहलाते हैं तथा A1 एवं B2 क्या कहलाते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो दोस्तों मेरे वही चीज घुमाकर इसमें कहा गया है, जो A है यानी A1 B2, ये जो हुआ ये मुख्य विकर्ण कहलाता है, और ये जो A1 और B2 है ये दोनों क्या कहलाते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, ठीक। दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है सारणिक, डिटर्मिनेंट्स। मैंने कहा था कि मैं आपको परिभाषा करवाऊंगा, तो परिभाषा मैं करवा रहा हूँ। यानी यम क्रम या कोटि का कोई क्या है, यम कोटि का प्रत्येक वर्ग आव्यूह, मतलब अगर यम कोटि का कोई भी आव्यूह है प्रत्येक आव्यूह के लिए, ठीक, एम क्रम के प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए, ध्यान दें, वर्ग आव्यूह के लिए A इज इक्वल AIJ को एक संख्या वास्तविक या सम्मिश्र, यानी वह संख्या वास्तविक या सम्मिश्र कोई भी हो सकती है, द्वारा संबंधित करा सकते हैं, अर्थात संबंधित हो सकता है, यानी ले सकते हैं, यानी रिलेटिव हो सकता है वो, ठीक। तो संबंधित हो सकता है यानी वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है, सॉरी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक। तो करा सकते हैं, उससे संबंधित हम ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि हम उससे संबंधित ले सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह को सारणिक कहते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं, मतलब जो हम लेंगे संख्या उसे हम वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। इसे एक फलन की भांति, मतलब जो ये है, समझ रहे हैं ना, जो हम ले रहे हैं इसे वर्ग आव्यूह का सारणिक तो कहते ही हैं, लेकिन जो इसे एक फलन की भांति, समझ रहे हैं ना, हम इसको एक फलन की भांति मान भी सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो है यहाँ पर हमारा वर्ग आव्यूह होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अगर वो 3 × 3 का है तभी वो क्या होगा, वर्ग आव्यूह बनेगा। अगर 3 × 2 का है तो नहीं बनेगा, समझ रहे हैं ना, नहीं हो सकता है वो। इसलिए यहाँ पर वर्ग आव्यूह होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या कहते हैं, उसे सारणिक कहते हैं, वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। इसे एक फलन की भांति माना जा सकता है, मतलब हम नीचे अभी आपको बताएंगे कि फलन से हमने कैसे माना है। तो फलन की भांति माना जा सकता है जो प्रत्येक आव्यूह, समझ रहे हैं ना, जो फलन होगा प्रत्येक आव्यूह का एक अद्वितीय संख्या, यानी वह एक अद्वितीय संख्या होगा वास्तविक या सम्मिश्र से संबंधित करता है, यानी उससे रिलेटिव होता है, वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक, समझ रहे हैं ना, या फिर सम्मिश्र संख्या से क्या है, संबंधित होता है। यदि यस वर्ग आव्यूहों का समुच्चय है और के सभी वर्ग संख्याओं, सभी की जो है सभी संख्याओं वास्तविक या सम्मिश्र का समुच्चय है, समझ रहे हैं ना। यस जो है वर्ग आव्यूहों का समुच्चय है और के सभी संख्याओं वास्तविक या सम्मिश्र का समुच्चय है, और एफ सच दैट एस इम्प्लाई द एफ सच दैट एस इम्प्लाइज टी, समझ रहे हैं ना, टी दिया है, कामा एफ ब्रैकेट में ए इज इक्वल के द्वारा परिभाषित है, समझ रहे ना, के द्वारा परिभाषित है, जहाँ ए बिलोंग एस और के बिलोंग टी, तब एफ ब्रैकेट में ए कामा ए का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स कहलाता है, समझ रहे ना। जहाँ एस क्या है, डोमेन है, और टी कोडोमेन है, समझ रहे हैं ना। एफ सच दैट एस इम्प्लाइज टी,
तो जो यहाँ पर एस है और डोमेन है और टी कोडोमेन है, समझ रहे हैं ना। तो हम इसे शारीरिक कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, और अगर आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं तो कृपया किताब से थोड़ा आप प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे। इसे क्या करते हैं, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, यानी दो सीधी लाइनों के बीच में एक होकर के हम प्रदर्शित करते हैं। सारणी को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, आप इस तरह से भी प्रयोग करते हैं, dt डेट, उसके बाद में सारणी को दो खड़ी लाइनों के बीच में करके इसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। आप इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसका प्रतीक जो होता है इस तरह से भी आप इसको दर्शा सकते हैं, डेल्टा, यानी डेल्टा से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर आप कैपिटल डी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किसको, सारणी को। अब इसमें पॉइंट को देख लेते हैं हम। तो पॉइंट्स जो इसमें होता है, केवल वर्ग अवयवों के ही सारणिक होते हैं। मैंने आपसे बताया शुरुआत में कि अगर आपके सामने अगर 3×3 का है तब तो बनेगा क्या, सारणिक। और अगर 3×2 का है तो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि एक्चुअली इसमें ये होता है कि अगर आप इसको 3×2 का किए, ठीक, तो अगर आप 3×2 का किए तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका कुछ नियम है, और उस नियम सारणी का अगर फॉलो करेगा तभी हो पाएगा। अगर आप नहीं फॉलो करेगा तो नहीं हो पाएगा। आबिव का अपना रूल होता है और इसका अपना होता है। आबिव में नहीं होता है। आबिव आपका हो सकता है लेकिन सारणिक नहीं हो सकता। सारणी के लिए वर्ग आबिव होना आवश्यक, ठीक। तो वही हमने यहाँ पर पॉइंट में समझा दिया आपको, ठीक। तो इसको भी क्लियर कर लेना। तो आइए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। आबिव ए के लिए ए को इस तरह से को ए का सारणिक कहा जाता है। आबिव ए, मान लीजिए ए कोई आबिव है के लिए सारणिक ए को ए का सारणिक कहा जाता है, यानी सारणिक ए। इसको हम सारणिक ए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारणिक को इसी तरह से दर्शाया जाता है, इसलिए हम इसको सारणिक ही बोल रहे हैं, ठीक। तो इसको सारणिक कहा जाता है, ए का सारणिक। अगर ये मान लीजिए आबिव है ए को हम जैसे कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं आबिव को, तो ए से मान लीजिए हमने दर्शाया कोई आबिव और उसको हम सारणी के रूप में इस तरह से दर्शा दिए, तो वही कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ए का सारणी कहा जाता है, ना कि ए का परिमाण। आप कभी कभी बच्चे सीधा लाइन देख करके तो सोचने लगते हैं कि तो माड है, माडुलस है, माड कहने लगते हैं, तो माड नहीं है, ठीक, माडुलस नहीं है। तो आप इसको सारणी देखेंगे, सारणी का सिंबल है, इसको इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक। तो आइए आगे का पॉइंट देखते हैं। तो ये होता है रोस एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, सारणी की पंक्तियां तथा स्तंभ। ये क्लियर हो गया। आइए अब इसके हम हेडिंग को थोड़ा पढ़ते हैं, क्या है ये। किसी सारणी में क्षैतिज रेखाएं तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्रमशः उस सारणी की पंक्तियां तथा स्तंभ कहलाती है। यानी किसी सारणी है, कोई सारणी आपके पास है, उसकी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं तथा ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखाएं मतलब जैसे एकदम सीधी पड़ी हुई, ठीक, और जो ऊर्ध्वाधर होती है एकदम सीधी, ठीक। तो दोस्तों इसको हम नीचे चित्र में दिखाए हैं, जिन्हें क्रमशः R1, R2, R3 डॉट 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 तथा C1, C2, C3 से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए आपके सामने ये क्षैतिज रेखाएं, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं जो ये लाइन से हैं यानी पड़ी हुई, और ये जो खड़ी होती हैं यानी सीधी एकदम, इन्हें ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो देखिए C1 यानी कॉलम फर्स्ट, C2 कॉलम सेकंड, C3 कॉलम थर्ड, C4 कॉलम 4, ठीक। तो ऐसे होते हैं। ऐसे R1 का मतलब रो फर्स्ट, R2 का मतलब रो सेकंड, R3 का मतलब रो थर्ड, और R4 का मतलब ऐसे है, R4 का मतलब रो 4। तो इस तरह से आप इस फिगर में देख लीजिए, इसे कहते हैं सारणी की पंक्तियां और स्तंभ। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आइए पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें प्रत्येक सारणी में पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, यानी सारणी में जितनी पंक्तियां होती है उतने ही स्तंभ होते हैं। जैसे 2×2 का बना तो उसमें 2 क्या होंगी, सारणी में जो 2 होंगी और पंक्तियां होंगी वो 2 स्तंभ होंगे। अगर
3 इंटू 3 का है तो 3 स्तंभ होंगे, 3 पंक्तियाँ होंगी, इस तरह से। तो वही कह रहा है दोनों का इक्वल होगा, तभी वो क्या होगा, वर्ग आदि होगा, तभी वो सारणी बन पाएगा। ठीक, अन्यथा वो सारणी का रूल फॉलो नहीं करेगा अगर बराबर नहीं होते तो आइए दूसरी पॉइंट को देखते हैं, सारणी का कर्म। तो पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। ठीक, तो एक कर्म भी है, एक तरह से आप कह सकते हैं। ऊपर जो हमने बताया, और प्रत्येक सारणी में पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, और सारणी के कर्म में भी, ठीक, कर्म में भी पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या की होती है। ठीक, तो सारणी का कर्म भी क्लियर हो गया। एन कर्म के सारणिक में, यानी अगर कोई एन कर्म का सारणिक है तो उसमें अवयव की संख्या क्या होगी, एन स्क्वायर। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए 2 कर्म का हो गया, जैसे एन की जगह अगर 2 हो गया तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 4। अगर अवयव की संख्या उसमें 4 होगी। अगर मान लीजिए 3 का है, यानी एन के स्थान पर 3 है, यानी 3 मान लीजिए हमने कह दिया कि 3 कोटि का है, 3 क्रम का कोई सारणिक है, तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, यानी उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उस सारणिक में, उस डिटर्मिनेंट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी का 3 का वर्ग जो होगा 9 हो जाएगा, यानी 9 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से होता है मेरे भाई। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे जो है तीसरा पॉइंट है सारणी का विस्तार अथवा प्रसार, यानी सारणी का जो विस्तार और प्रसार होता है वो क्या होता है, ये देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें जो पहला हमने जो है लिया है, पहला है क्या, प्रथम कर्म यानी कोटि के आव्यूह के सारणी का विस्तार, यानी प्रथम कर्म या कोटि आप कुछ भी कहें, तो प्रथम कर्म के आव्यूह के सारणी का क्या है, सारणी का विस्तार। तो ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। माना एक कर्म का आव्यूह ए है, यानी एक कर्म है, उसमें एक कोटि का क्या है, वो ए आव्यूह है। ठीक, तब ए के सारणिक अर्थात सारणिक ए का विस्तार एक के बराबर होता है या परिभाषित है। ठीक, यानी इसके बराबर होता है, यही कहने का मतलब है। क्या होता है, इसके बराबर होता है। ठीक, इसके बराबर होता है या परिभाषित है, आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी कहने का इसका मेन मकसद ये है कि ये इसके बराबर होता है बस। यानी अगर कोई भी एक कर्म का कोई भी आव्यूह है, तो अगर उसको हम सारणिक रूप में करेंगे तो ये जो होगा उसके क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो वही दिया है, डेट ब्रैकेट में ए इज इक्वल क्या है, सारणिक ए, फिर इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू ए। ये क्या है, सब बराबर है आपस में, बस यही है। आइए द्वितीय देखते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है प्रसार में, द्वितीय कर्म के आव्यूह के सारणिक का विस्तार। यानी अगर कोई द्वितीय कर्म का आव्यूह है, उसका सारणिक अगर हम विस्तार करते हैं तो वो कैसे होता है, तो उसके लिए जो होता है, माना कर्म 2 का वर्ग आव्यूह ए, यानी कर्म 2 का यानी 2 कोटि का क्या है, वर्ग आव्यूह ए है, मान लिया हमने ए है। ठीक, तो आव्यूह है तो फिर ऐसा होगा, आव्यूह का सिंबल यही है, यानी ए आई जे हो गया। ठीक, इज इक्वल टू, इसको हम फिर दिखा देते हैं आव्यूह रूप में, A1 A2 B1 B2 है। तब ए के सारणिक अर्थात ए, यानी सारणिक ए का विस्तार करते हैं। ठीक, चूंकि डेट ब्रैकेट में ए इज इक्वल टू सारणिक ए इज इक्वल टू डेल्टा, तो इसको हम सारणिक रूप में इस तरह से करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, A1 A2 B1 B2। तो क्या करते हैं, इसका क्रॉस होता है, हमने बताया था विकर्ण वाले में, मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण है और ये भी है, ये जो है ये दूसरे हैं, ये प्रथम है, यानी इनको मेन कहा गया, मुख्य विकर्ण यही है। उसके बाद के ये अवयव आते हैं, मल्टीप्लाई हो करके ये बात के अवयव, लेकिन पहले मुख्य इन्हीं को माना जाता है, ये मुख्य विकर्ण है, ये इनके अवयव हैं। तो देखिए ऐसे क्रैश होता है, मल्टीप्लाई और बीच में माइनस सिंबल लग जाता है। तो A1 का A2 के साथ में होगा A1 B2,
A1 का B2 के साथ में होगा तो क्या होगा A1 B2 माइनस A2 B1, तो A2 B1 होता है। तो इस तरह से द्वितीय कोटि के क्रम के आव्यूह का सारणिक में सॉल्व हम करते हैं, यानी प्रसार करते हैं हम उसका। अगर हम उसका विस्तार करते हैं, प्रसार करते हैं, तो हम इस तरह से करते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद।